हेलो स्टूडेंट, आंसर राइटिंग क्लास के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी की आंसर राइटिंग क्लास के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक मैंने 3 सब्जेक्ट की पहली यूनिट कंप्लीट करा दी है। उसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी की पहली यूनिट हो गई है। फिर मैंने उद्यमिता प्रबंध की एक यूनिट कराई है। फिर मैंने इंडियन इकोनॉमी की एक यूनिट करा दी है और अब मैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की आंसर राइटिंग क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसकी पहली यूनिट में आज स्टार्ट करूंगा। पहली यूनिट के जो स्टार्टिंग के टॉपिक है वो लेकर के उनकी आंसर राइटिंग क्लास आज मैं करने वाला हूं। उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे संबंधित हम आज आंसर राइटिंग सीखेंगे और इसकी पहली यूनिट मैंने ली है और पहली यूनिट के जो टॉपिक मैंने लिए हैं वो है भारतीय संविधान, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसका निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। ये स्टार्टिंग के टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित हम क्वेश्चंस देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के अंतर्गत संविधान सभा के बारे में मूल रूप से पढ़ा जाता है। तो संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पिछली जो एग्जाम्स हुई हैं मेंस, उसमें यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं और उनके आंसर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला 2 मार्कर है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को समझाइए। उद्देश्य प्रस्ताव का क्वेश्चन पहले शॉर्ट आ चुका है, 5 या 6 मार्क्स में पूछा गया था। पहले 5 मार्क्स का हुआ करता था शॉर्ट, फिर 6 मार्क्स का हो गया, इस तरह से उसमें चेंज होते रहे हैं और अभी वो 7 मार्क्स का है। तो 5 या 6 मार्क्स में उद्देश्य प्रस्ताव का क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब चूंकि यहां पर हमें 2 मार्क्स में लिखना है तो उसमें मेन बातें हमें उद्देश्य प्रस्ताव की बताना है। उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले तो आपको बताना है कि किसने प्रस्तुत किया। प्रस्तुतकर्ता का नाम हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया गया ना, तो संविधान सभा की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें क्या खास बात थी ये आपको बताना है। तो इसमें संविधान के उद्देश्य और दर्शन का उल्लेख मिलता है। तो इसकी विषय वस्तु आपको बता देना है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान का उद्देश्य बताया गया है और इसके दर्शन की बात कही गई। इसको संविधान सभा ने कब पारित किया, तो 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया। इसका खास इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व बता देंगे। इसका महत्व क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, ये इसका महत्व है। तो इस तरह से 3 से 4 पॉइंट्स में जो है इसका आंसर हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता का नाम आ जाएगा तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। समय, प्रस्तुत करने का समय, तो संविधान सभा की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को है ना, समय हो गया। अब इसका विषय संविधान के उद्देश्य तथा दर्शन का उल्लेख इसमें मिलता है ना। पारित 22
जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। 1947 को संविधान सभा ने पारित किया। इसका महत्व क्या है? इसके आदर्श प्रस्तावना में सम्मिलित। ठीक, तो ऐसी 5 चीजें मैंने इसमें बता दी। हालांकि 5 चीजें थोड़ा सा ज्यादा हो गई हैं, इतनी चीजें जो है इसमें नहीं आ पाएंगी। एक आध चीज हम इसमें छोड़ सकते हैं। प्रस्तावना सम्मिलित, मतलब 5 चीजें ओवरऑल हो गई है। इसमें एक आध चीज अगर छोड़ना चाहें तो आप पारित होने का समय है उसको छोड़ सकते हैं। बाकी 4 चीजें तो आपको लिखना रहेंगी और इतना स्पेस रहता है कि आप 4 चीजों को लिख सकते हैं। तो ये पहला 2 मार्कर हो जाता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। इसके बाद संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा और क्यों कहा? तो वकीलों का स्वर्ग कहने वाले जो विद्वान हैं आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने जो है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्यों कहा, उसके पीछे कारण आपको बताना है। कारण है इसका संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में अधिकांश सदस्य वकील थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए कानूनी भाषा का प्रयोग किया जो वकीलों के लिए सुविधाजनक थी, वकीलों के लिए समझने योग्य थी। इसलिए इसको आइवर जेनिंग्स ने कह दिया वकीलों का स्वर्ग, मतलब वकीलों के लिए अच्छी थी, वकीलों के समझने योग्य थी, है ना। क्योंकि कानूनी भाषा वकील ही समझ सकते हैं। और आप लोगों ने संविधान पढ़ा ही है, पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप इसकी लैंग्वेज देख ही रहे हैं कितनी टफ लैंग्वेज है। तो वो लैंग्वेज जो है वकीलों के लिए अच्छी थी, वकीलों के लिए सुविधाजनक थी, समझने योग्य थी, उसके लिए इसको कह दिया गया वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, तो ये है वकीलों का स्वर्ग कहने वाले विद्वान। पहले हम लिख देंगे वकीलों का स्वर्ग कहने वाले विद्वान आइवर जेनिंग्स। फिर कारण बताना है। कारण क्या है? संविधान सभा में अधिकांश सदस्य वकील थे जिन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए कानूनी भाषा का प्रयोग किया। कानूनी भाषा का प्रयोग किया जो वकीलों के लिए सुविधाजनक, सुविधाजनक तथा समझने योग्य थी। बस इस तरीके से ये इसका कारण हो जाता है ना। तो ये है आइवर जेनिंग्स का कहना। उन्होंने कहा है कि भारतीय जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है।
इसलिए कहा क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी, संविधान सभा, उसमें ज्यादातर मेंबर वकील थे और उन्होंने जो है ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो वकीलों के लिए अच्छी थी, सुविधाजनक थी, समझने योग्य थी, अन्य लोगों के लिए असुविधाजनक थी, अन्य लोगों के समझ से परे थी, इसलिए उसको कह दिया गया वकीलों का स्वर। तो ये दूसरा टू मार्कर हो जाता है। इसके बाद तीसरा, वह पहला कौन सा संविधान संशोधन था जिसे अनुच्छेद 368(2) के तहत कम से कम आधे राज्यों ने अनुमोदित किया। मतलब सबसे पहले कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत पड़ी, है ना? तो उसमें तीसरा संविधान संशोधन आता है। तीसरे संविधान संशोधन के तहत जो है समवर्ती सूची में संशोधन किए गए और उसमें जो है कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत पड़ी थी। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो प्रविष्टि है 33, उसके स्थान पर मतलब उसको चेंज करके कुछ प्रावधान नए जोड़े गए थे, तो वहां पर जो है जरूरत पड़ी थी कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन कहा जाएगा? तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1954। तो वो आपको यहां पर लिखना है, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, ये है 1954 का। ठीक है, क्या संशोधन किया गया इसके तहत? इसके तहत समवर्ती सूची में संशोधन, प्रविष्टि 33, ऐसा भी हम लिख देते हैं ना। तो ये इस तरीके से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और है 2 मार्क का लास्ट, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, उनमें कितनी महिलाएं थी, है ना। पहला क्वेश्चन है कि संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किए और सिग्नेचर करने वाले टोटल जो सदस्य थे उसमें कितनी महिलाएं थी। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ना। तो हस्ताक्षर का समय ऐसे हम लिख देंगे। पहला हो गया हस्ताक्षर का समय, उसमें आपको समय बताना है 24 जनवरी 1950 का समय था जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए। पहला हो गया। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या ये थी 284 मेंबर्स उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर हम लिख देंगे हस्ताक्षर करने वाली महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या ये है 8 थी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन के आंसर हमने यहां पर लिखे। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे 7 मार्कर्स क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 7 मार्कर में पहला 7 मार्कर है, क्या संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी? कारण सहित व्याख्या कीजिए, है ना। संप्रभु निकाय का मतलब होता है किसी के अधीन रहकर काम ना करना और अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार, है ना। संप्रभु संस्था ऐसी संस्था होती है, संप्रभु निकाय ऐसा निकाय होता है जिससे अपने स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार होता है
उसे निर्णय लेने के लिए किसी संगठन से, किसी व्यक्ति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम बोल देते हैं संप्रभु निकाय। तो संविधान सभा संप्रभु निकाय थी नहीं थी, इसको लेकर के अलग अलग विचार दिए गए, है ना। कुछ मामलों में ऐसा कहा जाता है कि संविधान सभा संप्रभु निकाय थी, कुछ मामलों में ऐसा बोला जाता है कि संप्रभु निकाय नहीं थी, है ना। तो इसको दो चीजें हमें लिखेंगे, संप्रभु निकाय थी कैसे थी, संप्रभु निकाय नहीं थी तो कैसे थी, इस तरह से, और ओवरव्यू बाद में आपको देना ऐसे। तो पहले हम लिखेंगे संविधान सभा क्या थी। संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 24 नवंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा गठन कब हुआ और कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा गठन हुआ, जिसने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया। ये हो गया हमारा पहला पैरा। फिर आपको बताना है कि संविधान सभा संप्रभु निकाय थी कैसे थी। एक्चुअली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, उसके तहत जो है संविधान सभा को संप्रभु निकाय बना दिया गया। उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए कानूनों को संशोधित करने तथा उनको समाप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा, संविधान सभा देश के लिए कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हम कह देते हैं कि संप्रभु निकाय थी। लेकिन एक मामला ऐसा आता है जिसमें कहा जाता है कि संप्रभु निकाय नहीं थी। वो कौन सा है ना? संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि संविधान सभा की बैठक के लिए जो है ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना पड़ती थी। संविधान सभा की जब भी बैठकें होती थी, इसके लिए जो है बाकायदा परमिशन ब्रिटिश सरकार से लेना होती थी, तब बैठकें होती थी। तो अब इस आधार पर तो संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि अपने स्तर पर बैठक नहीं कर सकती थी, है ना। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि संप्रभु निकाय, संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु निकाय नहीं थी, बल्कि आंशिक रूप से संप्रभु निकाय इसको कहा जा सकता है। ये लास्ट में ओवरव्यू आपको देना है, तो ये इसका पूरा आंसर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग लिखना है संविधान का, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 24 नवंबर 1946 को हुआ, है ना। तो ये हो गया पहला पैरा। अब इसमें आपको बताना है कि संविधान सभा संप्रभु निकाय थी। संविधान सभा संप्रभु निकाय थी ना। तो इसमें हम क्या बताएंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 द्वारा
संविधान सभा को द्वारा संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया गया। सॉरी, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के तहत, को द्वारा नहीं आएगा, के तहत आएगा, के तहत संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया गया। इसमें क्या हुआ, इसके तहत दो चीजें आपको बताना है। इसके तहत इसे क्या अधिकार मिला, इसको जो है ये अधिकार मिला कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए कानूनों को संविधान सभा संशोधित या समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए निर्मित कानूनों को संविधान सभा संशोधित या समाप्त कर सकते हैं। संशोधित या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें यह कहा गया कि संविधान सभा देश के लिए कानून बना सकती है। संविधान सभा देश के लिए कानून बना सकती है। है ना। तो ये इस तरीके से भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा को अधिकार दे दिया था। इस आधार पर कह दिया जाता है कि ये संप्रभु निकाय थी। लेकिन दूसरा पहलू है इसका, दूसरा पहलू संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। संप्रभु निकाय नहीं थी। कैसे नहीं थी? संविधान सभा की बैठकों के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान सभा की बैठकों के लिए, बैठकों ऐसे लिखना पड़ेगा, संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि संविधान सभा की बैठकों के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना आवश्यक, अनुमति लेना आवश्यक था। ये इसलिए हम कह देते हैं संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। तो ओवरव्यू हम देंगे कि इस प्रकार संविधान सभा या स्पष्टतः संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय ना होकर आंशिक रूप से संप्रभु निकाय थी। ऐसा स्पष्टतः संविधान सभा
पूर्णतः संप्रभु निकाय ना होकर आंशिक थी। बस इस तरीके से ये आपका पहला 7 मार्कर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके आने की काफी संभावना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। संविधान सभा से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्कर्स 7 मार्कर्स, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और इसका आंसर भी मैंने सटीक यहाँ पर दिया। और ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं उनके आंसर ऐसे मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, अब आता है संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है और इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है। 2 चीजें इसमें बताना है। सबसे पहले आधारभूत ढांचा को परिभाषित करना है और फिर जो है इसमें संशोधन नहीं होने के क्या कारण है, इस तरह से बताना है। तो संविधान सभा क्या है, देखिए संविधान सभा जो है वह नींव है जिस पर संविधान रूपी इमारत अवस्थित है या खड़ी हुई। इसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन होता है तो पूरी इमारत प्रभावित हो जाएगी, पूरी इमारत ढह जाएगी। इसीलिए इसमें जो है किसी प्रकार के संशोधन को वर्जित किया गया है, निषेध किया गया है। इसका सबसे पहले जो उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में किया गया। मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अलग अलग जो वाद हैं उनके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग प्रावधानों को मूल ढांचा माना है। प्रस्तावना है, न्यायिक समीक्षा है, संघीय व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, विधि का शासन है ना। तो अलग अलग जो है प्रावधानों को मूल ढांचा माना गया है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है। तो पहले हम इसका समझ लेते हैं मूल ढांचा क्या है, फिर इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता उस पर बात करें। संविधान का मूल ढांचा, पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे। संविधान का मूल ढांचा वह नींव है, जिस पर संविधान रूपी इमारत अवस्थित है ना। इसका सर्वप्रथम उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत किया गया। ठीक है, उदाहरण यहां पर हम लिख देंगे, जैसे प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, विधि का शासन, आदि। ये हो गया एक पैरा। अब हमें इसका कारण बताना है, संशोधन नहीं होने के कारण। संशोधन नहीं
होने के कारण। ठीक, पहला संविधान का राजनीतिकरण और राजनीति का संवैधानिकरण होने से रोक, मतलब राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो है संविधान में संशोधन ना हो, इसके लिए जो है रोकना, इसको रोकना, ये जो है इसका पहला पॉइंट मैंने बताया है। संविधान का राजनीतिकरण, संविधान का राजनीतिकरण तथा राजनीति का संवैधानिकरण होने से रोकना। ठीक, ये हो गया। दूसरा, संविधान का प्रभावी संरक्षण करना, संविधान का प्रभावी संरक्षण करना, हो गया। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, सर्वोच्चता को बनाए रखना, ये 3 पॉइंट यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना, संरक्षण करना। 5वां पॉइंट आता है, कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकना, कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकना। संविधान के संघीय तथा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखना, ये लास्ट पॉइंट 7वां। देखिए, इसमें अगर आपको पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो इस पॉइंट के 2 पॉइंट हम बना सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट का मतलब 1 पॉइंट के 2 पॉइंट का 1 पॉइंट बनाया है। संविधान के संघीय स्वरूप को बनाए रखना, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखना, ये 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला के 1 पॉइंट बना दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ज्यादा है, 7 पॉइंट लिखना है ना, तो इससे क्या है, ये पॉइंट ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन कायम रखना। तो ये इस तरीके से ये आंसर पूरा हो जाता है हमारा आधारभूत ढांचे का। अब तीसरा 7 मार्कर है, 3 7 मार्कर इसमें दिए हुए हैं मैंने। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। और कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने दिया है, क्योंकि हमें सिलेबस तो कवर करना ही है। बच्चे सोच सकते हैं कि इतने सरल क्वेश्चन आप दे रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें सारे सिलेबस को कवर करना है, तो सभी से क्वेश्चन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे इसलिए नहीं दे।
आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताएं पहले आया हुआ है ना, तो आगे भी आ सकता है, इसलिए हम ऐसा मान के नहीं चले कि ये नहीं आ सकता है या ये सकता है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें पूरी तैयारी करना चाहिए, सरल क्वेश्चन भी हमें पढ़ना है और कठिन क्वेश्चन भी पढ़ना है, सरल से कठिन की ओर चलना है ना, मतलब पेपर टफ आता है तो भी हमसे बने, सरल आता है तो भी हमसे बने। हाँ, संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, विशेषताएं बहुत है, 15-20 विशेषताएं, लेकिन हमें यहाँ पर कम से कम 5-7 विशेषताएं, 7 विशेषताएं 8 विशेषताओं का उल्लेख करना है शॉर्ट में। तो पहले हम संविधान की बात करेंगे, भारतीय संविधान ना, संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान, इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं तथा अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये आपको स्टार्टिंग में बताना है। एक बार यहां से क्वेश्चन भी आ गया है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, इसको समझाइए। ये एक विशेषता में भी लिखते हैं इसको, जब हम विशेषताएं लिखते हैं, ज्यादा लिखना होती है तो उसमें एक विशेषता ये भी आती है, विश्व का सबसे व्यापक संविधान। ठीक है, व्यापक क्या है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां बहुत ज्यादा है, संशोधन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए जो है इसको व्यापक हम कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट, पहला पैरा इसलिए लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है, इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं एवं कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके, संशोधन हो चुके। बस ये हो गया यहां तक। अब इसमें हमें लिखना है इसकी विशेषताएं, मेन विशेषताएं लिखना है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, हेडिंग लिख देंगे विशेषताएं और फिर पॉइंट्स में उनका उल्लेख करना। ठीक है, संविधान की प्रेरणा स्रोत, पहला है संविधान की प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना तथा उसमें उल्लिखित आदर्श जैसे संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, है ना, लोकतंत्र, गणराज्य। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ब्रिटिश अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली।
ब्रिटिश अनुरूप संसदीय शासन प्रणाली। ये दूसरा पॉइंट हो गया। संघात्मक तथा एकात्मक व्यवस्था का के मध्य समन्वय है सर। संघात्मक तथा एकात्मक व्यवस्थाओं के मध्य समन्वय। ठीक, ये तीसरी विशेषता हो गई। इसके बाद चौथी, लचीला तथा कठोर संविधान। लचीला तथा कठोर संविधान। संविधान के संरक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। संविधान के संरक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा। लोगों को विधि के समक्ष समानता के लिए विधि का शासन, सभी की विधि की समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता के लिए विधि का शासन। है ना, तो यहां तक हो गया। इसके बाद एक दो पॉइंट और हम लिख सकते हैं। वयस्क मताधिकार, एकल संविधान, तथा एकल नागरिकता। तो ये 8 पॉइंट मैंने बता दी। वैसे ये 2 अलग अलग हैं, मैंने एक ही में लिख दिए। वैसे 8 पॉइंट बता दी। इसके बाद और भी है बहुत सारे, लेकिन हमें जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि स्पेस की वहां पर प्रॉब्लम आती है। 7-8 बहुत ज्यादा हो गए, इससे ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये 7 मार्कर्स के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट है 11 मार्कर, भारत में संविधान संशोधन की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पहले, काफी पुराना पेपर आप देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वही मैंने दिया है, आगे इसकी संभावना है आने की, इसलिए इसको मैंने दिया हुआ है। इसमें हमें क्या क्या लिखना है देखिए। इसमें प्रस्तावना आएगी, फिर आपको इसका अर्थ बताना पड़ेगा, फिर संशोधन के प्रकार बताना पड़ेंगे, कितने प्रकार संशोधन हो सकता है, फिर आलोचना या दोष, लास्ट में बताएंगे निष्कर्ष, और इसी को कहते हैं मूल्यांकन। ऐसे आपको इसमें लिखना, मूल्यांकन ऐसे। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मेट। देखिए कैसे इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसके तहत तेजी से बदल रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप
संवैधानिक प्रावधानों को ढालने के लिए उनमें संशोधन की आवश्यकता है या होती है। इसके तहत संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है या वर्णित है या उपबंधित है। तो ये पहला पैरा इंट्रोडक्शन का हो जाता है। हम परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यहां से स्टार्ट करें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसके तहत ही इसके अनुरूप तेजी से बदल रही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप संवैधानिक उपबंधों को ढालने के लिए उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान की भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। तो इसमें कितनी सारी चीजें देखो मैंने बता दी। मैंने ये बता दिया कि संविधान संशोधन को हमने कहां से लिया हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां किया गया, तो उसका भाग 20 है, उसका अनुच्छेद 368 है, जो आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उपबंधों को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना है, उनको प्रासंगिक बनाए रखना है, इसलिए इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये पहला पैरा होगा। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तदनुरूप तेजी से बदल रही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक यहां पर लिखना पड़ेगा, एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप संवैधानिक उपबंधों को ढालने के लिए उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। उनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णन। ये देखिए, ये आपका
इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे मैंने बताया कि इसमें 3-4 चीजें बताई गई हैं। एक तो जरूरी क्यों है, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से संवैधानिक उपबंधों को ढालना। कहां से लिया गया है प्रावधान, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां पर वर्णित है भारतीय संविधान में, तो भाग 22 है, सॉरी भाग 20 है, यहां पर गलत लिख दिया मैंने, भाग है 20, ठीक है। तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया वर्णित की गई है। तो भाग 20 है, 368 अनुच्छेद है, इसका सोर्स दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। इतनी सारी बातें इसमें मैंने कही। अब इसका अर्थ हमें बताना है। इसका अर्थ देखिए, संविधान संशोधन होता क्या है। संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में उल्लिखित विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संवैधानिक उपबंधों में परिवर्धन तथा निरसन को संविधान संशोधन कहा जाता है ना। जब संसद अनुच्छेद 368 में दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संवैधानिक उपबंधों में परिवर्धन तथा निरसन करती है, तो उसको संविधान संशोधन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में उल्लिखित विशेष प्रक्रिया के तहत संवैधानिक उपबंधों में परिवर्धन तथा निरसन करना संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन कहलाता है। ये ठीक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, संवैधानिक उपबंध संवैधानिक उपबंध संविधान संशोधन में परिवर्धन और निरसन तीन चीजें हैं इसमें। संविधान संशोधन के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। परिवर्तन भी आता है, परिवर्तन निरसन आता है। परिवर्तन का मतलब होता है कि उसको चेंज कर देना। कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था के को हटा करके दूसरी व्यवस्था लाना, उसको बोलते हैं परिवर्तन। जैसे अनुच्छेद जो 45 है डीपीएसपी का, उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रावधान था, वो प्रावधान अब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया, शिक्षा संबंधी प्रावधान। तो ये परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है उसमें और बढ़ा देना चीजें ना, चीजों में वृद्धि कर देना। जैसे प्रस्तावना में 3 वर्ग जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
तो ये परिवर्धन का उदाहरण है। निरसन मतलब कोई चीज हटा देना, जैसे संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, तो ये निरसन, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा करके जो है उसको दूसरी जगह डाल दिया गया, मतलब मौलिक अधिकार पर नहीं रहा, तो ये निरसन का उदाहरण। ठीक है, तो परिवर्तन मतलब कोई व्यवस्था है उसकी जगह दूसरी चीज ला देना, परिवर्तन मतलब उसी में वृद्धि कर देना, निरसन मतलब उसको हटा देना। तो इन तीनों को संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा जाता है, माना जाता है। अब संविधान संशोधन में क्या क्या होता है, कितने तरह के संविधान संशोधन हो रहे हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। संविधान संशोधन के प्रकार, देखिए आर्टिकल 368 के तहत जो है दो प्रकार, अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संशोधन हो सकता है। पहला, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, बहुमत से संशोधन, ये फिर इसमें हम उपबंध लिंक देंगे जिनमें ऐसे संशोधन होता है, इसके अंतर्गत आने वाले उपबंध। इसमें कौन से उपबंध आते हैं, मौलिक अधिकार, बीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना भी इसमें आ जाती है, लेकिन एक दो ही आपको लिखना है। इसके बाद आता है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन से संशोधन, है ना। इसमें उपबंध हम लिखेंगे, उपबंध, है ना। इसे उपबंध संसद में राज्यसभा में राज्यों तथा संसदीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व, यानी इसको हम कहेंगे चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन यानी सातवीं अनुसूची। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54। आर्टिकल 368 ये जो प्रोसेस है इसमें अगर चेंज करना है तो उसके लिए इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो ये है तीसरा प्रकार भी है जो संविधान में नहीं दिया गया है, वो है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, है ना। इसमें उपबंध जो आते हैं अनुच्छेद 2(3) यानी नए राज्य की स्थापना, वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 नागरिकता संबंधी प्रावधान, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ये भी इसमें आती है, तो इतना ही काफी है। तो ये तीसरा प्रकार है। अब इसमें हमें बताना है इसकी आलोचना या दोष। दोष, आलोचना।
देखिए, आलोचना में यह है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए कोई पृथक निकाय ना हो, है ना। भारत में संविधान संशोधन के लिए कोई पृथक निकाय ना होना, तो यहां पर हम लिख देंगे पृथक निकाय ना होना। यहां पर संविधान संशोधन करने के लिए अलग से कोई निकाय नहीं है, संसद ही करती है। संसद का एकाधिकार, संसद का एकाधिकार है, यानी संविधान संशोधन के मामले में संसद का एकाधिकार, संसद ही जो है इस तरह के संशोधन करती है। ज्यादातर संशोधन संसद द्वारा ही किए जाते हैं, कुछ ही मामलों में जो है राज्यों का अनुमोदन लिया जाता है। अधिकांश उपबंधों में संशोधन, अधिकांश उपबंधों में संशोधन संसद द्वारा करना है ना। कुछ मामलों में कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की जरूरत पड़ती है ना। राज्यों के पास अनुमोदन के लिए जो विधेयक भेजे जाते हैं, उन्हें राज्य कितने समय में वापस करेंगे, इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं। राज्यों के अनुमोदन के लिए राज्यों के अनुमोदन के लिए समय सीमा का निर्धारण ना होना, समय सीमा का निर्धारण ना होना ना। राज्य जो है कितने समय में उसे वापस करेंगे, इसके लिए कोई टाइम पीरियड हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, तो इसलिए जो है वो अपने पास रख करके और भूल जाते हैं। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ना होना, ना हो। तो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं, गतिरोध होने की स्थिति में, है ना। तो ये है, संविधान संशोधन में बहुत ज्यादा खामियां होने की वजह से न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, इससे न्यायालय का कार्यबोझ बढ़ जाता है ना। संशोधन प्रक्रिया में खामियां होने के कारण न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ना और उसका कार्यबोझ बढ़ना। जैसे 97 में संविधान संशोधन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया, को न्यायालय द्वारा निरस्त कर 97 में, फिर 99 में उसको भी कर दिया है ना। तो न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ जाता है और न्यायालय का कार्यबोझ भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट यहाँ पर आलोचना हो गए हैं और लास्ट पर हम निष्कर्ष कर लिखेंगे।
निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं किस तरह से संविधान उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद संविधान में संशोधन करके संविधान को गतिशीलता प्रदान की गई, और यही कारण है कि जो इसमें प्रासंगिकता बनी हुई है ना। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद संविधान में संवैधानिक उपबंधों में संशोधन करके संविधान को गतिशीलता प्रदान की गई है, और इसीलिए जो है संविधान की प्रासंगिकता बनी हुई है। लेकिन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन करते समय मूल ढांचे का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, यानी मूल ढांचा अपरिवर्तित किए बिना संविधान में संशोधन किए जाने चाहिए। इस तरह से आपको इसका निष्कर्ष होता है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद संवैधानिक उपबंधों में संशोधन का प्रावधान करके उन्हें गतिशील बनाया गया है, गतिशील बनाया गया है। लेकिन संविधान संशोधन मूल ढांचे को अपरिवर्तित रखते हुए किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन मूल ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाना चाहिए। ये इस तरीके से, या इसमें कठोरता लचीलेपन का भी उल्लेख कर सकते हैं। संविधान संशोधन को गतिशील बनाया गया है और इसमें कठोरता भी बरती गई है, मतलब कठोरता से संबंधित प्रावधान भी किया गया, यानी संविधान संशोधन में कठोरता भी है, लचीलापन भी है। कठोरता क्यों है? क्योंकि आसानी से संशोधन ना हो, मूल ढांचा चेंज ना हो पाए। और लचीलापन क्यों रखा गया है? ताकि जो संवैधानिक उपबंध है उनमें परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन हो सके, इसलिए कठोरता और लचीलापन दोनों का समन्वय रखा गया है संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो कठोरता लचीलेपन का उल्लेख करते हुए भी हम निष्कर्ष यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका वो भी। तो ये इस तरीके से ये आज का सेशन पूरा हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इसके आगे के टॉपिक लेकर के पुनः उपस्थित हूंगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।